Yes, so very good morning to all of you. Welcome back. Hope so you all are good. चलो हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने पहला टूल कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखा, जो 2 इयर्स का कंपैरिजन करवाएगा। फिर हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना सीखा, जिसमें हम एक कॉमन साइज लेते हैं और उस कॉमन साइज के बेसिस पर सभी का परसेंटेज निकाला जाता है। बराबर है? हाँ, तो वो होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। एंड ऐसे हम बनाते थे कंपैरेटिव और कॉमन साइज। वर्टिकल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट। फिर हमने तीसरा शुरू किया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश फ्लोज को बताना है, सिर्फ कैश फ्लोज, इनफ्लो या आउटफ्लो। आउटफ्लोज को ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। सारे साल भर के कैश फ्लोज को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके दिखाना है। फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकेंड कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड थर्ड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बेसिक है। इन्वेस्टिंग में सारे एसेट्स खरीदे बेचे, उन पे का आया हुआ इंटरेस्ट, डिविडेंड आया हुआ, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ऑन द अदर साइड जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, उसमें सारा जो फाइनेंस जनरेट करने के लिए आप कैश फ्लो करोगे या उन्हें रीपे करोगे। तो सर नए शेयर बेचे, नया लोन लिया, नया कैपिटल लाया, ड्रॉइंग्स किए, इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया, ये सारे आउटफ्लोज इनफ्लोज फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो जाएंगे। इनके अलावा जो कुछ बचा वो ऑपरेशंस का। ऑपरेशन एक्टिविटीज जो होती है के बारे में थोड़ी सी मैंने बात करी थी आपके साथ पिछले लेक्चर में कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में है नहीं। इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये लिख लीजिए। स्टार्ट हम करेंगे नेट प्रॉफिट से, जिसमें हम ऐड और लेस करेंगे क्या, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। सर कौन से होते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स? तो सबसे पहला सबसे फेमस आइटम जो है वो रहेगा डेप्रीसिएशन। ये नॉन कैश आइटम है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया हुआ है ऑब्वियसली वो हमारे ऑपरेशन से एडिशनल आया है, जो हमने पैसा डाला था और वापस जो आया, तो जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट है। बट एक्चुअली वो नेट प्रॉफिट में सब कुछ कैश में नहीं हुआ होता है, तो जो कैश में नहीं हुआ है उसे हम रिवर्स कर देते हैं। तो क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें डेप्रिसिएशन लेस हुआ होता है, तो देखो मेरे पास पैसा एक्चुअली ज्यादा आया था, जिसको मैंने प्रॉफिट करते वक्त डेप्रिसिएशन लेस कर दिया था। डेप्रिसिएशन लेस किया था बट पैसा तो गया नहीं ना। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास सारा मिला के पैसा 1 लाख आया, पर प्रॉफिट 80,000 ही दिख रहा है क्योंकि 20,000 का डेप्रिसिएशन है। पर 1 लाख पैसा आया था, उसमें से 20,000 मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, लेकिन पैसा थोड़ी दिया किसी को, तो वो पैसे तो पूरे रह गए। तो नेट प्रॉफिट 80,000 दिख रहा है तो मैं 80,000 लिखता हूँ, लेकिन क्या ये 20,000 मुझे इसमें एड बैक कर देना है डेप्रिसिएशन का, सो दैट 1 लाख रुपए एक्चुअली आपके पास कैश आई है। ये आपको समझ आने लगे? हाँ, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा। सर ऐसे भी कुछ और आइटम्स है, ऑलरेडी आपके फॉर्मेट में यहाँ पर वो दिए हुए हैं, फिर भी मैंने नोट्स में लिखाया है तो मैं आपको वो भी लिखवा दे रहा हूँ एक बार। तो डेप्रिसिएशन ऐड किया, फिर हम एक और एक आइटम ऐड करेंगे जनरली जो हमें दिखेगा हमारे क्वेश्चंस में, इंटरेस्ट पेड। अब सर इंटरेस्ट पेड आप लिख रहे हो, ठीक है, डेप्रिसिएशन आप पे नहीं कर रहे हो इसलिए ऐड बैक कर रहे हो प्रॉफिट में, बट इंटरेस्ट तो आप एक्चुअली पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो तो कैश आउटफ्लो है, तो सर उसे तो आपने कैश आउटफ्लो में दिखाना चाहिए, बराबर कि नहीं? यस। पर बच्चों द क्वेश्चन इज, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो है? नहीं। तो सुनो, ये देखो 1 लाख प्रॉफिट कमाया, 20,000 का डेप्रिसिएशन था, तो 80,000 प्रॉफिट दिख रहा था। अब मैं करता हूँ 1 लाख का हमारे पास कैश आया था सेल वेल सब करके, 20,000 का डेप्रिसिएशन था, तो इसे हम वापस एड बैक कर देंगे। 10,000 का इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन्स, हमने लोन्स पे कुछ इंटरेस्ट भरा था, क्या इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं? हाँ, वो पीडी में लिखा जाता है। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा? 70,000। तो क्या मैं यही यहाँ पर लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? यस, बोलूंगा कि 70,000 आए हैं, लेकिन एक्चुअली 70,000 ही आए थे क्या? नहीं सर, 70,000 नहीं आए, 1 लाख थे,
बट 70 में से ये 20,000 ऐड करके 90,000 हो जाएगा। कितना आया? अब ये जो 10,000 है ये भी एक्चुअली ऑपरेशन से आया था, बट ये गया भी है सर, और ये एक्चुअली पे किया है, बट सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पेमेंट है तो ये वहां जाना चाहिए, तो इसीलिए इसको यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एड बैक। तो 70,000 में ये पूरे 30,000 ऐड हो जाएंगे, तो आपका बराबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 लाख आ जाएगा। बात समझ गए? हाँ, ऐसे इंटरेस्ट पेड आप ऐड करोगे। वैसे ही अगर कोई लॉस आपको हुआ होगा ऑन सेल ऑफ एसेट, बताओ सेल ऑफ एसेट तो आप कहाँ लिखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि एसेट बेच के पैसा आया तो वो इनफ्लो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, क्योंकि जब आप एसेट खरीदोगे तो वो आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। मेरी बात फील हो रही है? हाँ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये जो लॉस है ये एक्चुअली ट्रीट कर लिया जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कैसे, वो बात बाद में, बट क्या लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी आएगा? हाँ, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ है। बट बताइए क्या ये इस एक्टिविटी का लॉस है, क्या इस एक्टिविटी का आउटफ्लो है? नहीं, और इसीलिए मैं इसको भी क्या कर दूंगा, ऐड बैक। सर जैसे ये चीजें ऐड हो रही हैं वैसे कुछ चीजें लेस भी होगी, जैसे कौन, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड पीसी में लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा? हाँ सर, रिसीव्ड बोल रहे हो आप तो ऑब्वियसली पैसा आया होगा, तो पैसा आया है तो फिर बराबर है ना सर, रहने दो ना उसको, वो प्रॉफिट में है तो आप क्यों उसको हटा रहे हो, इनफ्लो है वो। हाँ बच्चों, मैं हटाता नहीं, अगर मेरे पास ऐसी 3 कैटेगरीज नहीं होती एक्टिविटीज के, कैश फ्लोज मुझे अलग अलग नहीं दिखाने होते तो मैं इधर ही रहने देता। फिर क्या आ गया, पैसा आ गया, ये प्रॉफिट में है और आ भी गया है तो छोड़ देते। लेकिन हमें फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग में, और ये जो इंटरेस्ट मिला है ये हमने की हुई इन्वेस्टमेंट्स पर मिला है, तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट का कैश इनफ्लो है, इसलिए मुझे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इसको नहीं रख सकता, पर ये मेरे इस नेट प्रॉफिट में है, तो ऑपरेशंस की प्योर कैश फ्लो निकालने के लिए इसे मुझे इस नेट प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। यस सर, वैसे ही अगर हमने कुछ गेन किया होगा ऑन सेल ऑफ एसेट तो क्या वो भी मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। यस, तो इतना करने के बाद में सर हमें ऑपरेशंस की कैश फ्लो मिल जाएगी? नहीं बच्चों, ये जो आपको मिलेगा ना ये जरूर कैश फ्लो तो रहेगा, बट ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस रहेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा फिर सर, इसमें हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा? सर वर्किंग कैपिटल यानी क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्या आपको याद है जब हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें करंट लाइबिलिटीज हम लाइबिलिटीज में नहीं लिखते, सोर्सेज ऑफ फंड्स में नहीं लिखते, उसे नीचे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल दिखाते हैं एसेट साइड पर, एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड पर। करेक्ट है, तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो सर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ऑपरेशंस की कैश फ्लो प्रॉपर मिलेगी। अब सुनिए ध्यान से, ये जो आपको कैश फ्लो दिखी यहां तक की, थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये बात खत्म हो जाएगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। ये जो यहां तक की कैश फ्लो आपको दिखी, ऑब्वियसली ये सारी की सारी जो कैश फ्लो थी, ये कैश फ्लो सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट्स, करंट ईयर के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस जो कैश में हुए हैं उनसे रिलेटेड थी। बट क्या बच्चों, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये भी सब मेरे ऑपरेशंस के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी सब मेरे ऑपरेशंस के हैं। हाँ, ये भी ऑपरेशंस के होते हैं, ये कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड कैश फ्लोज नहीं है। अब डेटर्स ने पैसे दिए मुझे कुछ और, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे सेल्स और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट आया है? हाँ, तो सेल्स तो इस साल के ना, लेकिन इसके पिछले साल के जो डेटर्स होंगे उनके भी तो पैसे अभी आए होंगे ना, तो वो कैश फ्लो कहाँ है? क्या वो प्रॉफिट में होता है? नहीं। तो क्या वो कैश फ्लो, वो इनफ्लो मुझे ऑपरेशंस का ही है और वो ऑपरेटिंग में इनफ्लो लेना पड़ेगा? बोलो ना, समझ में आ रहा क्या? देखो, इसको मैंने अभी इस साल में माल बेचा है तो ये मेरे इस साल के सेल्स में आ गया है, तो इस साल के सेल्स में आ गई, इस साल के सेल्स में आने से ये नेट प्रॉफिट में भी आ गई, और इससे जो पैसा आया था वो इस नेट प्रॉफिट में है। लेकिन इसको मैंने पिछले साल माल बेचा था तो इससे मुझे पिछले साल के पैसे लेने बाकी थे जो उसने अभी इस साल दिए हैं, यानी इनफ्लो तो इस साल हुआ है, बट क्या ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं आएगा? सर ये पिछले साल के प्रॉफिट में आ चुका है, इस साल के प्रॉफिट में नहीं आएगा, बट पैसा तो आया है, कैश इनफ्लो तो हुआ है, तो क्या मुझे कैश इनफ्लो कंसिडर करना पड़ेगा? हाँ, और ये वही वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम एडजस्ट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए?
बस इतना ही बोलना था। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दे देना है। तो क्या शॉर्टकट है सर, आप एसेट्स यानी करंट एसेट्स के लिए करोगे उल्टा। मतलब अगर आपकी करंट एसेट ओपनिंग से क्लोजिंग में बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आप उसको लेस करोगे, क्योंकि वो आउटफ्लो होता है। कल मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश की थी, वापस से भी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे डेटर्स यानी मेरी करंट एसेट डेटर्स बढ़ गए, तो क्यों बढ़े? क्योंकि मैंने उधार माल बांटा, यानी मेरा पैसा अटक गया, क्योंकि मैंने बनाया या खरीदा होगा रोकड़ा में और दिया इनको उधार में, तो मेरे पैसे आउटफ्लो है ये। तो डेटर्स अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एनी करंट एसेट अगर हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो लेस होगा, क्योंकि वो आउटफ्लो है आपके पैसों का। तो सर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है सर? डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, ओपनिंग में जितनी थी क्लोजिंग में उससे कम हो गई। तो ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन है इसके, कि बैड डेट्स हो गए या फिर हमने डिस्काउंट दे दिया होगा इसलिए कम हो गए। लेकिन ये जब वो खुद बता दे कि ऐसा रीजन है तो वो रीजन है, अदरवाइज वो रीजन क्या होगा? तो पैसा आ गया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे क्लासेस के फीस लेने के जो डेटर्स थे वो इस महीने के शुरुआत में 1 लाख थे और अभी इस महीने के एंड में 25,000 है। इसका मतलब साल पूरा महीने भर में मैंने 75,000 का डिस्काउंट दे दिया। क्या आप ऐसा अज्यूम करोगे? नॉनसेंस अजम्पशन होगा। तो क्या आपने महीने भर में 75,000 रिसीव कर लिया? यानी डेटर्स का कम होना मतलब पैसा आना, डेटर्स का बढ़ना यानी पैसा अटकना यानी जाना यानी आउटफ्लो। तो देखो डेटर्स बढ़े तो ऑब्वियसली पैसा गया, लेस करा मैंने, आउटफ्लो दिखाया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और पैसा आएगा जब आपके एसेट्स करंट एसेट्स कम होगी। सर सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो वो ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो इनफ्लो है। आप इसको क्रेडिटर्स से समझ लीजिए। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज हुए तो वो इनफ्लो है। कैसे? मेरे को उधार माल मिला, अब मैं उसको रोकड़ा बेच के पैसे करूंगा, यानी आपके पैसे अटकाए और किसी और से मैं पैसे ले लूंगा। यानी इन शॉर्ट आपने मुझे उधार माल देके पैसा ही दे दिया ना, तो मेरे पास इनफ्लो हुआ। और अगर मेरी करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज कैसे हो सकती है? मैं अगर आपसे कहूं कि इस महीने की शुरुआत में मेरी करंट लाइबिलिटी जैसे कि मेरे क्रेडिटर्स 50,000 रुपए के थे और महीना खत्म होते होते मेरे क्रेडिटर्स बचे हैं 30,000 के, तो क्रेडिटर्स कम हो गए, करंट लाइबिलिटी कम हुई। बताओ ये क्यों कम हुई होगी? सर आपने उन्हें 20,000 का पेमेंट कर दिया होगा। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगा? लेस। अब आप क्या करो, इसको ऐसा करके वो जो शॉर्टकट मैंने आपको कल बताया था, इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, वो यहां लिख लो। तो आपको सारी करंट एसेट्स और सारी करंट लाइबिलिटीज को चेक करना है, और अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज हुई है तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसे लेस करना है, और अगर डिक्रीज हुई है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको उसको ऐड करना है। कोई करंट एसेट डिक्रीज हुई है, अच्छा डिक्रीज यानी किससे किसको कंपेयर करके पता चलेगा इंक्रीज डिक्रीज? ओपनिंग को क्लोजिंग से। ग्रेट। और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो उसे ऐड करना है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो उसे लेस करना है। यानी करंट एसेट के लिए आपको उल्टा काम करना है और करंट लाइबिलिटी के लिए आपको सीधा काम करना है। सर ये उल्टा और सीधा मतलब क्या? तो इंक्रीज मतलब लेस एसेट के लिए, एक्चुअली इंक्रीज मतलब ऐड होना चाहिए था, बट एसेट के लिए हम उल्टा काम करेंगे। इंक्रीज मतलब लेस और डिक्रीज मतलब ऐड, और करंट लाइबिलिटी के लिए सीधा काम करेंगे, इंक्रीज यानी ऐड और डिक्रीज यानी लेस। अब तो कोई टेंशन ही नहीं सर। ओके। और जब आप ये कर दोगे आपको फाइनली मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसा आपका ऑपरेशंस के एक्टिविटीज का कैश फ्लो आएगा। वेरी सिंपल। आइए इस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करें और इस कॉन्सेप्ट को पक्का करें। पहले एक काम करें, और ये जो सारी आइटम्स है ना, इनको आप ऐसा कर्ली ब्रैकेट कर दोगे और लिख दोगे दीज आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, दीज आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, दैट इज they will, that is will go in investing और financing। यानी ये पैसे आ रहे जा रहे जरूर है, पर ये किसी और एक्टिविटी के है इसलिए यहां से हटा रहे, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में इनका इफेक्ट है, तो नेट प्रॉफिट को प्योर कर रहे हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दैट इज विल गो इन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और ये जो डेप्रिसिएशन है
ये हमारा अकेला नॉन कैश आइटम है। तो बस प्रॉफिट में से नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करेंगे और फिर हमें मिलेगा ऑपरेशंस की कैश फ्लो कितनी है, फिर उसमें इन्वेस्टिंग की कैश फ्लो ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग की कैश फ्लो ऐड करेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा। और फिर चेक करेंगे क्या ओपनिंग से क्लोजिंग में कैश फ्लो बराबर उतने से ही चेंज हुई है या नहीं। ये टैली होने वाला है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मज़ा आ गया। चलो सर शुरू करते हैं। आइए एग्जाम्पल सॉल्व करें। ये लिख कर हो गया आपका सब? रेडी? ओके, गुड। Come to solve example number first. From the following information, prepare the cash flow statement. अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बराबर भूल गए ना? नहीं भूले? याद है ना आपको? वो अच्छे से एकदम याद है ना? हाँ, तो वो बहुत इजी है। बस वो परसेंटेज के कैलकुलेशन देख लो, वो अगर बराबर से आपको आ जाते करते तो सबसे आसान है मेरे हिसाब से। कोई भी नहीं इसके सामने, ना एडमिशन, ना रिटायरमेंट, ना डेथ, ना डिसोल्यूशन, ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ना इशू ऑफ शेयर्स, कोई भी नहीं है आसानी के लेवल के हिसाब से। बस कैलकुलेशन पार्ट जो है वो, और वो जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो भी कोई बड़ी बात है क्या? इतना फालतू था वो, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो बस ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखा है और कुछ नहीं है। अब आइए इसका कैश फ्लो बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ओपनिंग कैश बैलेंस बोलो कितना दिया है? 30,000। क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना दिया है? क्या इसका मतलब पूरे साल भर में 4,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ होगा? क्या मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट दिखाया क्या? नहीं। ये देखो इधर, आपने पहले तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो निकाल लिए, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, करेक्ट है? फिर इन तीनों की आप टोटल लोगे तो आपको पूरे साल में इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ है पता चलेगा। और फिर आप ओपनिंग बैलेंस आपके कैश एंड बैंक का, उसमें इन तीनों की टोटल को एडलेस करोगे तो क्या क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए? हाँ, यानी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली होगा। ओपनिंग में मेरे पास 30,000 रुपए थे, क्लोजिंग होते होते 34,000 हो गए, यानी पूरे साल में बोलो 4,000 रुपए क्या हुए? तो सर किसी एक चीज से 4,000 आए होंगे, ऐसा है? नहीं, कुछ से आए होंगे, कुछ में गए होंगे, नेट 4,000 बचे हैं, ऐसे वो 30 के 34,000 हो गए। तो क्या मुझे इस 30,000 का इन तीनों एक्टिविटी से आना जाना निकालना है? हाँ, और उसे ही प्रेजेंट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो क्या मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल तीनों कैश फ्लोज की एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो का टोटल 4,000 आना चाहिए? यस, ये मेरे पास आंसर है सीधा। मैं लिखने के वक्त आपको प्रेजेंट करा दूंगा फिर से। ओके, अब बताओ यहाँ से मेरे को डेटा शुरू कर रहे हैं फिर ये। तो ये तो जानकारी हो गई जो मेरे को फाइनली यूज करनी है कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं उसके लिए। अब क्या लिखा है? डिक्रीज इन स्टॉक, बोलो ये कहा जाएगा? सर ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, बिकॉज स्टॉक इज अ करंट एसेट। अच्छा जरा ध्यान दीजिए मेरे पास, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कम हो गया। नंबर ले लेता हूं, ओपनिंग में 1,00,000 था, क्लोजिंग में 84,000 हो गया, यानी 16,000 से स्टॉक कम हुआ। मुझे सिंपल सी बात बताओ, स्टॉक कम हुआ क्या हुआ होगा? चोरी हो गया होगा सर? नहीं नहीं नहीं, जल गया होगा सर? नहीं सर, बाढ़ आई होगी, बराबर 16,000 का ही माल उठा के लेके गई बाढ़, बाकी का सब रख दिया उसने से, साइड कर दिया था उसको। सही है क्या? बेच दिया सर, पैसे आ गए होंगे उसके, यानी इनफ्लो। तो क्या डिक्रीज इन करंट एसेट? ऑब्वियसली मैंने बोला आपको इनफ्लो लेना है। हाँ, तो बोलो ये ऐड होगा कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके सर, इसको हम ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, ओहो मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि बिल्स पेबल एक करंट लाइबिलिटी होती है। तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल मतलब क्या? ध्यान से, हाँ, बिल्स पेबल इंक्रीज हुए, यानी आपने लोगों को कागज पे लिख लिख कर उनसे माल उठा के लेके आ गए। अरे हाँ या ना? अरे सिंपल क्रेडिटर्स ही बढ़े ना आपके, उधार माल लाए आप, उनको ही तो बिल लिख कर दोगे। बिल्स पेबल इंक्रीज हुए, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है,
तो क्या आपके पास पैसा आया है? हाँ। क्या ये भी इनफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का? यस। अच्छा एक मिनट सर, आप क्यों इतना हमें समझा रहे हो बिल्स पेबल, पैसे आए कि गए, ये स्टॉक आए कि गए? आपने लॉजिक दे दिया, शॉर्टकट दे दिया है। करंट एसेट अगर कम हुई है तो ऐड करना है, बढ़ी है तो लेस करना है, उल्टा काम। करंट लाइबिलिटी बढ़ी है तो ऐड करना है, कम हुई है तो लेस करना है। कहा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करना मतलब कैश आई, लेस करना है कैश गई। तो क्या बच्चों, ये करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, ऐड करना। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये बताओ फिक्स्ड एसेट सेल करी, पैसा आया कि गया, पहले ये बताओ। पैसा आया ना सर, पैसा आया। अच्छा ये कौन सी एक्टिविटी का कैश फ्लो है? सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो बोल के रिकॉर्ड होगा? यस। वाओ। नेक्स्ट, पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कुछ लंबे टर्म के लोन लेके रखे हुए थे हमने। ओके, लॉन्ग टर्म लोन थे, उसको रीपे कर दिया हमने फिर से। बताओ, लॉन्ग टर्म लोन को रीपे कर दिया मतलब ये क्या है? सर आउटफ्लो है। आउटफ्लो है, चलो क्लियर हो गया। कौन सी एक्टिविटी का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वाओ ग्रेट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का आपको प्रॉफिट दिया है। बताओ पूरे साल का प्रॉफिट, क्या इसी से मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का शुरुआत होगा? हाँ, इसी से तो शुरुआत होगी सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, क्योंकि ये प्रॉफिट हमको मिला है, यानी इतना पैसा आया होगा, लेकिन उसमें कुछ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस एग्जिस्ट करने पड़ेंगे। सर बाकी वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी एग्जिस्ट करने पड़ेंगे, बट क्या इस क्वेश्चन में दिए हैं? नहीं, आगे आएंगे तब एग्जिस्ट कर देंगे, अभी दिए नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझे कि नहीं? बोलो ना हाँ। हाँ। ओके। एक मिनट। यस। तो ये बताओ क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा? हाँ। तो फटाफट चलो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। इलस्ट्रेशन 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या ईयर वगैरह कुछ दिया है? नहीं। फटाफट लिख लो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, दो कॉलम बनेंगे। इसमें फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी शुरुआत कैसे होगी? नेट प्रॉफिट। कितना दिया है नेट प्रॉफिट? 4000। ये देखो इधर, बराबर। हाँ, इसमें ऐड और लेस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, क्या हमें इसे एडजस्ट करने पड़ते? हाँ, बट इस क्वेश्चन में दिए क्या? कुछ नहीं। तो क्या ये कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। हाँ। अब इसमें क्या करना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड करेंगे, ऐड लेस करेंगे, सॉरी। तो जो जो ऐड होगा वो ऐड करेंगे, जो लेस करेंगे वो लेस करेंगे। तो क्या ऐड वाले ही दोनों आइटम दिख रहे हैं मुझे? हाँ। पहला है डिक्रीज इन स्टॉक, तो नीचे लिखूंगा ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, पास लिखेंगे। कितना डिक्रीज इन स्टॉक? 16,000। और एक आइटम ऐड का ही है, वो किसका है? इंक्रीज इन बिल्स पेएबल 24,000। तो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल 24,000। तो ये दो ही चीजें थी, 24 प्लस 16, 40 प्लस 4, 44,000। ये देखो मैंने 44,000 कहाँ लिखा? आउटर कॉलम में नेक्स्ट लाइन पर, क्योंकि मुझे इसको नाम भी देना है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इतना कैश इनफ्लो हुआ, पॉजिटिव आया ना ये 44,000। ये आउटफ्लो, अगर ये निगेटिव आता ना तो इसे आउटफ्लो लिखते और ये ब्रैकेट में लिखा जाता। आउटफ्लो भी आ सकता है, इनफ्लो भी आ सकता है। ये फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस फटाफट बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक ही कैश फ्लो था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 60,000। तो लिख देंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या बच्चों इस फिक्स्ड एसेट के सेल पर कुछ प्रॉफिट लॉस भी हुआ हो सकता है? हाँ। और वो प्रॉफिट लॉस क्या ऊपर नेट प्रॉफिट में होता?
हाँ, तो क्या वो मुझे वहां से हटाना पड़ता? यस, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी है, इसलिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो बस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से 60,000 रुपए आए, तो इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। प्लीज अब इस बात का ख्याल आपको रखना है, इनफ्लो है तो पॉजिटिव लिखना है, आउटफ्लो है तो ब्रैकेट में लिखना है। ये इनफ्लो है तो मैंने 60,000 इनफ्लो लिख दिया। और कुछ दिया है क्या? नहीं। तो सर इसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, बिकॉज एक ही आइटम था। 2-3 आइटम होते तो इनर कॉलम में लिखते, फिर टोटल बाहर नेक्स्ट लाइन पे लिखते, उसको नाम भी देते, पर अभी है नहीं कुछ तो ऐसे लिख दिया, चलता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिस इज माय थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताओ फाइनेंसिंग से कितना पैसा आया गया? सर पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपए, हमने रीपे कर दिया लोन को, तो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या 1 लाख रुपए ब्रैकेट में आ जाएगा? हाँ, क्योंकि ये आउटफ्लो है। बात समझी? हाँ। अब इन तीनों का कर देंगे क्या? नेट। तो नंबर 4 लिखेंगे और उसको नाम देंगे नेट कैश इंक्रीज। ध्यान देना एक मिनट, इधर हमने ओरली पहले टोटल ले ली है, इधर देखो ये दोनों की टोटल क्या 1 लाख से ज्यादा होगी? हाँ, तो इसका मतलब इनका टोटल जब करेंगे तो इनफ्लो आएगा क्या आउटफ्लो आएगा? अगर समझो यहाँ पे 1,20,000 होता तो डेफिनेटली फिर इसकी टोटल कम है और ये टोटल ज्यादा है, तो ये निगेटिव आता, तो यहाँ इंक्रीज की जगह में लिखता डिक्रीज। समझ गए? लेकिन मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये बराबर क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है, तो मैंने लिखा नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। तो तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर देना है, 1 + 2 + 3। तो बताओ 44 + 60, 1,04,000 माइनस 1,00,000 यानी कितना? 4,000। यानी साल भर में 4,000 कैश आया है। और फिर क्या बताओ? ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था? 30,000। तो बताओ अगर 30,000 ओपनिंग में था और 4,000 साल भर में तीनों एक्टिविटीज का मिलाकर कैश अगर जनरेट हुआ है, तो क्लोजिंग में कितना आएगा? 34,000। और क्या उतना ही आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ। समझा आपको क्या किया हमने? बोलो ना हाँ या ना। हाँ, तो दैट्स इट। आज हम यहाँ रुक रहे, बाकी हम सॉल्व करेंगे परसों, मंडे को। बाय, टेक केयर।